गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे उत्तराखंड में बीजेपी भूतिया हो चुके गांव को अपनी जीत के लिए रास्ता मान रही है। उत्तराखंड में बीजेपी भूतिया हो चुके गांव को अपनी जीत के लिए रास्ता मान रही है। दरअसल बीजेपी अपने एक अभियान के तहत खाली हो चुके और गांव छोड़ चुके लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रही है, जिसके बाद बीजेपी उन लोगों तक पहुंचेगी और अपने ही गांव में वोट बनाने के लिए अपील करेगी। बीजेपी को लगता है कि यह फॉर्मूला न केवल गांव के लिए बेहतर रहेगा बल्कि 2027 की जीत भी खूब साथ देगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल भी अपनी कार्यकारिणी को और बेहतर करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। 2027 की तैयारी और कार्यकर्ताओं को कैसे चुनावी मैदान में इस बार उतरना है, उसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने भी अपने नेताओं को मंत्र दिया है। हालांकि कांग्रेस का मंत्र अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन भाजपा ने जरूर जमीनी स्तर पर प्रयोग के साथ अपनी रणनीति साफ कर दी है। एक तरफ एसआईआर से मतदाताओं को खोजने का काम शुरू हो चुका है, उससे पहले भाजपा प्रदेश में खाली पड़े गांव के साथ रिवर्स पलायन कर रहे लोगों से संपर्क साधने का काम भी कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हमेशा से खाली होते गांव न केवल संस्कारों के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक रहे हैं। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार उत्तराखंड के उन गांवों को आबाद करने के लेकर के प्रयास पहले से ही कर रही है, लेकिन अब राज्य की बीजेपी सरकार ने पलायन कर चुके लोगों का डेटा, उनके फोन नंबर और वो कहां पर रह रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सभी जानकारियां इकट्ठा करके बीजेपी लोगों के दरवाजे तक जाएगी, जो लोग अब राज्य से बाहर या फिर पहाड़ों से उतरकर तराई में आ चुके हैं। बीजेपी ये चाहती है कि वो लोग अपने पैतृक गांव में ही अपना वोट बनवाएं और वहीं पर मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे सभी राजनीतिक दल भी भाजपा की इस नीति से जीत का मंथन करना जरूरी है। चर्चा आज इसी पर करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी और अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर समय चुनाव को तैयार रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जीत को लेकर अपना टारगेट सेट कर लिया है। बीजेपी का मानना है कि वो खास रणनीति पर काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एसआईआर से पहले बीजेपी ये अभियान चलाने वाली है। सभी से अपील करेंगे, सभी प्रवासियों के पास बीजेपी खुद पहुंचेगी। इससे जनसंख्या का जो बजट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लोगों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और वोट अपने गांव में बनवाकर वहीं पर भाजपा को वोट देकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो भी फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। जहाँ 14 तारीख की बात है, 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और खास करके मैदानी जिलों पर ज़्यादा जोर है कि जो कि नज़दीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल कहा है और हम सबका भी आग्रह है, जो लोग हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो अपना वोट अपने गांव में बनाएं और अपने गांव में आएं और उससे पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो सीटें कम हो रही हैं उनमें भी असर पड़ेगा और जनसंख्या आधारित बजट होता है और जो भारत सरकार द्वारा मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और सारे लोगों को हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से भी, जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भाजपा की कोशिश है कि पलायन से जो खाली हुए गांव हैं और उसमें जो लोग लौट चुके हैं उन लोगों को दोबारा से वोट लिस्ट में उनका नाम जुड़ सके और उनको वो अपने पक्ष में ला सके। इस कोशिशों को लेकर के भाजपा ने अपनी शुरुआत कर दी है। हालांकि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है।
वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर के एक बार फिर दिल्ली में बैठी है और प्रदेश के काफी नेता उसमें शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली में मंगलवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं के अनुसार दिल्ली में आयोजित हुई बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी रणनीतियों, राज्य की ज्वलंत समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संगठन विस्तार और दिल्ली में आयोजित होने जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। इस रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार किया गया। साथ ही इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एसआईआर से पहले बीजेपी ये अभियान चलाने वाली है। सभी से अपील करेंगे, सभी प्रवासियों के पास बीजेपी खुद पहुंचेगी। वहीं अन्य विपक्षी दल भी आगामी चुनाव को जीतने तैयारी करने में जुटे हैं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार अपने जन मुद्दों को, जन सरोकार के जितने भी उनके मुद्दे उनको लेकर जनता के बीच में है और 2027 के लिए जो उनकी रणनीति है उस रणनीति पर तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो एसआईआर का जो कार्यक्रम है उसके लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने हर एक गांव, हर एक जिलों और उसमें प्रमुखता से अपनी सूचनाओं को प्रमुखता से रखने के लिए सभी को उनको बताया गया है। तो बनेगी ना, कार्यकारिणी भी बनेगी। नहीं, मैंने कहा है जिस दिन हमने चार्ज दिया, हमने कहा कि 1 महीने के अंदर हम कार्यकारिणी बनाएंगे। 1 महीना 30 से 40 दिन के भीतर हम कार्यकारिणी बनाएंगे, ये मैंने उस दिन भी कहा था। हमारे सभी नेताओं ने ये बात स्वीकार की और हमारा उस पर होमवर्क चालू है। मैं तो आपको इससे आगे की सूचना भी दे रहा हूँ। हम नियत और तय समय पर कार्यकारिणी बना रहे हैं। हम तय और नियत समय पर कैंपेनिंग कमेटी बना रहे हैं। मतलब कमेटी के अध्यक्ष तो बने ही हैं, लेकिन उनके साथ कमेटी भी बना रहे हैं। हम तय समय पर, नियत समय पर जितना समय नियत हो रखा है इसके लिए उसी समय में हम जो प्रचार अभियान समिति है, मैनेजमेंट समिति है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, हम वो कमेटी बना रहे हैं। हम तय समय पर जितनी भी अन्य कमेटियां हैं उन कमेटियों का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके लिए हमारी प्रक्रिया गतिमान है। अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6,500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो। गौरतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव है। इसी क्रम में पार्टी प्रदेश के मुद्दों को उठा रही है। पिछले दिनों कर्नल अजय कोठियाल के धराली पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल धराली जाकर उसे मुद्दा बनाने की रणनीति बना रहा था। तभी देहरादून वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की जुबान फिसल गई। उन्होंने सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी कर दी। कई दिन इस टिप्पणी के डैमेज कंट्रोल में लग गए। हरक रावत को गुरुद्वारा जाकर क्षमा याचना करने के बाद सेवा करनी पड़ी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रायश्चित स्वरूप गुरुद्वारा में जूता सेवा की। इस कारण कांग्रेस धराली के मुद्दे को उतने जोर शोर से नहीं उठा सकी। ऐसे में ये बयानबाजी पहाड़ से लेकर मैदान तक बड़ा नुकसान न कर दे। अब सभी राजनीतिक दल 2027 के कदम फूंक फूंक कर रखने में लगे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। भाजपा से हमारे साथ में आरपी रतूड़ी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में कांग्रेस से राजेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। यूकेडी से हमारे साथ में दीपेश शर्मा, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड पूर्व सैनिक स्वाभिमान मोर्चा से पीसी थपलियाल जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक ऋतुमेय ढोभाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत भाजपा के आरपी रतूड़ी साहब के साथ में कर लेंगे। रतूड़ी साहब, खाली गाँव से रिवर्स पलायन, क्या वाकई वोटर्स की वापसी होगी? चले कम से कम चुनाव से पहले ही सही, कम से कम पलायन कर चुके लोगों के बारे में किसी ने तो सोचा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकार बहुत गंभीर है कि किस तरह से हमारे प्रवासी भाई अपनी गांव की तरफ आए, और सरकार ने एक प्रयास किया। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड प्रवासी परिषद, जिसको बाकायदा बिल्कुल आधिकारिक अधिकार है कि वो
नियमावली बनाए, वो नियत दे, उनको सुविधा दे, उनसे वार्ता करे प्रवासी भाइयों से, और कई सम्मेलन भी हो चुके हैं। तो आदरणीय धामी जी इसमें बड़े गंभीर है, और उन्होंने पिछले दिनों देखा होगा कि अपने एक प्रवासी भाइयों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था, जिसमें उनसे कहा था कि आप अपनी जनगणना कम से कम अपने गांव में कुछ समय बिताएं। सरकार गंभीर है कि कोई रिवर्स पलायन के लिए आता है तो उसको हम सुविधाएं देंगे, स्टे होम के रूप में भी देंगे, हॉर्टिकल्चर के लिए देंगे, आप अपनी खेती पर खेतों पर खेती करने का भी उन्होंने कई ऐसी योजनाओं को आम प्रवासी भाइयों की सम्मेलन में कहा। निश्चित तौर पर इसका लाभ भी हो रहा है। लगभग 6,500 ऐसे परिवार हैं जो अब तक इन चाहे वो बगीचा हॉर्टिकल्चर के रूप में हो, चाहे स्टे होम के रूप में रिवर्स पलायन कर करके अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी कोशिश है, मेरी सरकार की कोशिश है कि हम किसी तरह से ये प्रवासी भाइयों को आकर्षित कर सकें और उनसे कहें कि आप अपने गांव को और बेहतर करने के लिए अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा लगाएं, कुछ सरकार आपको मदद करेगी। आपने देखा सौर ऊर्जा का पूरा हमने कितना से गांव की तरफ विद्युतीकरण करने के लिए उनको सब्सिडी के साथ कहा कि आप आए तो हम आपको सब्सिडी देंगे और आप ऊर्जा भी पैदा करेंगे और सरकार को भी देंगे। सरकार आपकी मदद से निश्चित तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। तो सरकार का बहुत प्रयास है कि किसी तरह से हम इन गांवों को कि जो सामरिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि ये बॉर्डर एरिया भी हमारा, हम चाइना और उससे हमारा बॉर्डर है, तो हमारे गांव अगर निश्चित तौर पर खाली होंगे तो ये हमारे लिए भी और देश के लिए भी खतरा है। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर विचार बहुत पहले हो जाना चाहिए था थोड़ी साहब, ये जरूरी था। चलिए खैर लौटेंगे आपके पास में, देखते हैं कितना इस नए कदम के बाद कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, काफी अहम होगा। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में, प्रदेश मंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। राजेंद्र जी देखिए, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस चीज को पकड़ लिया है, अब उनकी ओर से सर्वे चालू हो गया, एक डेटा कलेक्शन चालू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? इस चीज का डेटा कलेक्शन शुरू किया है इन्होंने। जो लोग पलायन कर चुके, जो खाली हो चुके गांव, उनकी अब एक सूची तैयार की जा रही है, उनसे वापसी की बात कही जा रही है ताकि उस क्षेत्र को फिर से विकसित किया जा सके। गरिमा जी, इन्होंने बनाया पलायन आयोग। पलायन आयोग की एक बैठक नहीं हुई, पलायन आयोग का कोई एजेंडा जारी नहीं हुआ और इन्होंने बना दिया डाटा सूची है वापस लाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में वापस लाएंगे जी? वो भी तो उत्तराखंड से गए। क्या ये योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से कब निकले थे और क्यों निकले थे, क्या आपको ये पता है? इस वजह से भी निकले हो। पलायन किस वजह से उत्तराखंड में, मुख्य कारण क्या है पलायन का? वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या नहीं, लेकिन में और मन मर्जी से छोड़कर जाने में बहुत अंतर है। योगी आदित्यनाथ राजनीति में आने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आए थे। गरिमा, अभी मैं आपके चैनल पे बाइट देख रहा था, इसी डिबेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 6.5 लाख लोगों को, 6,500 लोगों को वापस लाए। हाँ, यहाँ जो जैसी मेरी समझ है, थपलियाल जी और दीपक शर्मा जी और रतूड़ी जी, ये तीनों लोग जो हैं सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं। मेरा ऐसा मानना है 20 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके, इसीलिए तो पलायन आयोग का गठन हुआ। गांव के गांव खाली हो गए, तो उनमें से अगर 6,000 आए हैं उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। वो सिर्फ टूरिज्म के बढ़ते हुए, जो इस समय पूरी दुनिया में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों के पास जो है घूमने फिरने का समय है, या जो कोरोना के बाद लोग प्रकृति के नजदीक जाना चाहते हैं, उसमें होम स्टे एक नया कंसेप्ट है, उसके कारण वो आए। सरकार का कोई प्रयास तो है नहीं। अगर सरकार का प्रयास होता तो जो पलायन आयोग है उसकी कोई बैठक होती। जिस सरकार की मंशा, गरिमा मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
हमारे सबसे बड़े धार्मिक स्थल केदारनाथ को इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली में बनाने का कुत्सित प्रयास किया। वो पलायन को रोकने के प्रति, लोगों को रिवर्स पलायन के प्रति कतई गंभीर हो नहीं सकती। इस सरकार ने 500 करोड़ के करीब निवेश आए उसके लिए खर्च किया, लेकिन पहाड़ पे कोई उद्योग लगा? आप जब किसी को वापस लाएंगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ री एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई फंड बनाया, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई क्या? ऐसी किसी पॉलिसी के बारे में जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें जानकारी है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये करेंगे क्या? मैं बताता हूं इसमें कि जिन लोगों की वोट दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुड़गांव में है, गाजियाबाद में है, उन लोगों को चिन्हित करेंगे। सरकार इनकी है, सिस्टम इनका है, तो अभी के 2027 के चुनाव के लिए उनकी वोट यहां भी बनाएंगे और वहां भी बनी रहेगी। अगर इनके अलावा इनके प्रो मेंटेलिटी से विपरीत का कोई व्यक्ति होगा, उसकी वोट काट देंगे। ये जो है रिवर्स पलायन के नाम पे एक धोखा है और कुछ नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ को रतुड़ी जी आप उत्तराखंड में वापस ले आओ, मैं आपके गले में माला डालूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मैच्योर पार्टी होना चाहिए कांग्रेस को, और योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल देकर आप ये नहीं कह सकते कि उसे ही आप पलायन में एक सफलता के तौर पर देखेंगे। ये पूरी तरीके से गलत है। पलायन का कारण होता है। नहीं गरिमा, ये इमेच्योरिटी का सवाल नहीं है। ये पलायन को जो है रिवर्स नहीं, योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से जाना पलायन के तहत नहीं आता ना सर। मुझे लगता है, मैं आपको भी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता मानती हूँ और आप हैं, और आप हमेशा जिम्मेदारी से जवाब देते हैं, लेकिन इस चीज में मुझे आपत्ति नजर आ रही है। मुझे 1 मिनट का समय देंगे? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ आ जाएंगे तो उत्तराखंड के भी हो जाएंगे, उसमें क्या बात है? उनमें योग्यता है। चलिए, उनकी योग्यता पर किसने सवाल वो राजनीति में आने के लिए अगर उत्तराखंड से आए होते तो तब आप ये मुद्दा उठाते तो एक अलग बात होती। मुख्यमंत्री वो बहुत बाद में बने हैं। वो गोरखपुर पहुंचे, उसके बाद फिर उसका पूरा उनका जो जीवन काल है आप जब जानेंगे तब आप समझेंगे। उत्तराखंड से वो बचपन में ही बाहर आ गए थे, तो ये पलायन के तहत नहीं आता। योगी आदित्यनाथ का उदाहरण बार बार देना उन लोगों के साथ वाकई धोखा होगा जो सच में पलायन कर गए किसी कारण की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। तो वो चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। मुझे 30 सेकंड दो आप। चलिए, पलायन वही रोक सकेगा हाँ, जो खुद पलायन को रोकने का प्रयास करेगा। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ जो नहीं, तो उसके लिए आप उत्तराखंड में भी नेता ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्तिगत किसी मामले को उठाकर जरूरी नहीं होता ना। मैं बहुत जिम्मेदारी भरा एक जो जवाब है उसकी आपसे उम्मीद करती हूँ राजेंद्र जी। बस मैं आज ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आप बैठे हैं कांग्रेस की ओर से, तो मुझे और ज्यादा उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से पक्ष रखते हैं। बहुत सारे प्रवक्ता बैठते हैं, मैं हर दिन डिबेट करती हूँ, लेकिन आप पर मुझे इतना विश्वास और एक उम्मीद जरूर है आपसे। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अब उनको जोड़ते चलते हैं। प्लीज सर, प्लीज। हाँ, उत्तराखंड के जितने माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, जब तक वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना निवास स्थान ये ठीक बात हुई ना। वो सब लोग देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में और प्लेन में शिफ्ट हो रहे हैं। ऋषिकेश में उन्होंने रहना कर लिया। जब तक ऐसे लोग समझ गए मैं आपकी बात। हाँ, ये वाला उदाहरण ठीक था। समझ गए आपकी बात। राजेंद्र जी और मेहमान जुड़ चुके हैं, काफी देरी से इंतजार करें, प्लीज उनको भी जोड़ते चलते हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है यूएसएसएम की ओर से। स्वागत थपलियाल जी आपका। सर, पलायन एक मुद्दा हमेशा से बना रहा, लेकिन अब पलायन चुनाव से पहले फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि भाजपा की कोशिश है कि भाई पलायन कर गए लोगों को वापस आ जाए और भूतिया हो चुके गांवों को फिर से बसाया जाए। ठीक है, लेकिन नहीं लगता कि काफी देरी कर दी सोचने में? पहले तो पलायन के कारण को नष्ट करिए, अपने आप ही पलायन रुक जाएगा। पलायन किस वजह से है, मुझे लगता है वो समस्या ज्यादा जरूरी है। आपने हाल में ही बिहार के चुनाव देखे होंगे, और बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन था। कि आज बिहारी किस तरह से
मजबूर हैं अपने बिहार को छोड़ने के लिए, ये बहुत प्रमुख मुद्दा था। और शायद यही मुद्दा आज उत्तराखंड में भी है कि पहाड़ जो खाली हो रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी वहां पे आ रही है जब मुख्यमंत्री की नजर प्रवासियों पे जा रही। अरे जो रह रहे हैं उनको रोकने का कोई प्रोग्राम बनाओ ना। हमें जंगली जानवर भगा रहे हैं, उसको चिंता नहीं है। प्रवासियों को क्या, प्रवासी आएंगे? मैं अपने गांव के लिए प्रवासी हूं, देहरादून में हूं, मेरी हिम्मत नहीं है मैं अपने गांव में चले जाऊं। से बाघ घूम रहा है, भालू भी घूम रहा है। मेरे गांव की भाभी 4 बजे अंदर घुस जाती है और पेशाब सब कुछ अंदर करते हैं कमरे के। मैं रोना आता है जब हम हालत देखते हैं। और तब बोलूं मैं कि प्रवासियों तुम आ जाओ इन जंगली जानवरों के आगे, जहां शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ऊपर से जंगली जानवरों का आतंक। तो ये तो हंसी की। और ये विद्वान जन, माने कितने विद्वान है रतूड़ी साहब, और वो वही भाषा बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री बोल रहा है। कैसी डिबेट है कि मजबूर है कि हम अपने अपनी लाइन पकड़ने के लिए मजबूर है। आज जो प्लान है, प्लान के कई कारण हैं। प्लान बंबई से भी हो रहा है। प्लान, मैं पहाड़ छोड़कर देहरादून में आया, अकेला बैठा हूं मैं, मेरी वाइफ, बच्चे यहां से प्लान कर गए नौकरी करने के लिए, बच्चे बाहर हैं। तो ये जो समस्या है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। और ऊपर से माननीय मोदी जी, यशस्वी मोदी जी ने बड़ा प्रोग्राम बना दिया है कि जो मेरे भाई बंद गांव में रह गए हैं वो अब गांव से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ना उनके लिए रोजगार है और ना उनके लिए किराया देने के लिए पहले देहरादून आ जाते थे मेरे पास, अब वो देहरादून नहीं आ पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई 4 गुना 5 गुना किराया बढ़ चुका है, हम नहीं आ सकते अब गांव में। वो मजबूर हैं 5 किलो राशन में पलने के लिए, वो प्लान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की जय करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि उस मोदी जी की। और ऊपर से उन्होंने फौज में चले जाते थे प्लान करके, हम अब फौज में भी नहीं जा रहे, क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने फौज को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया है, जो हमारा परंपरागत व्यवसाय होता था। आज जिस तरह से हम मजबूर हैं होटलों में जाने के लिए, ये सर्वविदित है। रोजी रोटी की चाह से जो हमारा प्लान हो रहा है, और उसके ऊपर अगर मुख्यमंत्री ये बोले कि प्रवासियों यहां आओ, क्या वो नौकरी छोड़कर तुम्हारे पहाड़ में आए? और उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर नहीं आ रहे हो तो यहां तुम अपना वोटर कार्ड बनाओ। अरे वोटर कार्ड वो वहां बनाएंगे जहां रह रहे हैं, उनका जनप्रतिनिधि वहां होगा जहां वो गंदगी फैला रहे हैं, जहां उनका घर है, जहां उनको सुविधाओं की आवश्यकता है, उस वहां जनप्रतिनिधि चुनेंगे कि उस पहाड़ में जनप्रतिनिधि चुनेंगे जिस पहाड़ को छोड़ के वो जा चुके हैं, वो अपने खेत खलियान को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अब पहाड़ रहने लायक नहीं रह गया है। तो इन तमाम सवालों के बीच में हमें चिंता होती है कि किस तरह का विजन मेरी सरकारों का है, जो ये नहीं सोच रहे कि किस तरह से उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाने थे कि जो हम लोग वहां पे छूट गए हैं उनको किस तरह से वहां रोजगार मिले, किस तरह से पहाड़ के संसाधन पहाड़ के युवाओं के हाथ में आए। हमारी छाती पे टिहरी डैम बना हुआ है मैडम, टिहरी डैम, और उस टिहरी डैम का फायदा मेरा युवा नहीं पा रहा है। ये सवाल आज खड़ा होना चाहिए। मेरे यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं उनको इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि इन सरकारों में बैठे हुए नुमाइंदों को अकल दें, जो ऐसे बिल्कुल अंधे बहरे बिठा रखे हैं कुर्सियों पे, उनको कोई मालूम ही नहीं है कहां लड़ाई हो रही है। पूरा उत्तराखंड 12 बजे के ऊपर झूल रहा है। अरे वाह भाई वाह उत्तराखंड, तेरा तो अब भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ भी नहीं बचा सकता, ये मेरे को लग रहा है। बहुत चिंतनीय विषय है। ऊपर से षड्यंत्रकारी SIR ऐसा लगा हुआ है, इनके लोग गांव गांव में, इनके लोग शहर की गली गली में फैले हुए हैं, जिसका मुकाबला न कांग्रेस कर सकती है न हम लोग कर सकते हैं। इन लोगों ने एक व्यवसाय बनाकर हमेशा हमेशा के लिए राजनीति को अपने पक्ष में करने का जो षड्यंत्र रचा है,
वो चोर गद्दी छोड़ से भी नहीं जाएगा, उसके लिए नई क्रांति लानी पड़ेगी। और उस क्रांति की तैयारी पे ये उत्तराखंड का युवा जुट चुका है। और अब जब भी वो समझ चुका है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इन तमाम सवालों का हल इन राजनीतिक दलों के पास नहीं है। स्वयं में हमें सत्तासीन होकर इन समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा। और सीमांत राज्य उत्तराखंड जो देश का लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बचाव के लिए चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपेश शर्मा जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत दीपेश जी आपका। दीपेश जी, क्या कहना चाहेंगे, ये नया चुनावी फॉर्मूला क्या ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि देखिए, चुनाव से पहले इस तरीके के कदम हर दल की ओर से देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या बाकी समय में भी अगर इन चीजों की परवाह की जाए, पलायन पर काम किया जाए, तो शायद ये समस्या से खत्म हो जाएगी? नमस्कार गरिमा जी, सभी सम्मानित पैनलिस्ट को जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो गरिमा जी, मेरा एक सवाल बन रहा है यहाँ पर कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट जो है, जिसे SIR का नाम दिया गया है इस रूलिंग पार्टी के द्वारा, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या एनुअल समरी रिपोर्ट जो आप लोग किया करते हो हर साल, क्या वो कम पड़ गई? क्या उसके जो कंपोनेंट्स थे, मसलन वोटर्स की पुनः से वेरिफिकेशन, उसमें जांच किया जाना कि कितना खर्चा हुआ, क्या कौन लोग चले गए, कौन लोग छोड़ के चले गए, पलायन हो गया, या जो भी जिस भी कारण से वो क्षेत्र छोड़ के चले गए तो उनका नाम काट देना, क्या एनुअल समरी रिपोर्ट इस काम को करने के लिए काफी नहीं? छोटा सा सवाल है मेरा इस सत्ताधारी पार्टी से। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या वास्तव में आप SIR को पलायन से जोड़ लें? क्या वास्तव में SIR इज द सॉल्यूशन पूरा रिवर्स? चलिए दीपेश जी, आप SIR की बात कर रहे हैं, आपकी बात को हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन इससे बीच एक बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। SIR मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश में SIR की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SIR की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ाई गई। पहले 4 दिसंबर और इसे फिर से बढ़ाया गया था, अब 31 दिसंबर तक कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, SIR की समय सीमा बढ़ाई गई। यूपी में SIR की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी में SIR की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से ये बड़ी खबर, यूपी में SIR की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, SIR की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने इस बात की जानकारी दी है। यूपी में SIR की सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में SIR की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके लाइन पर। मनीष, SIR की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है पिछली बार जो है 7 दिन का वक्त जो है बढ़ाया गया था, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए
करीब 3 लाख वोटरों की अभी तक जांच नहीं हो पा रही थी। जिस प्रकार से नवदीप जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा ये बताया गया, जिसके चलते जो है कल उनके द्वारा पत्र लिखा गया था दिल्ली निर्वाचन के द्वारा, वहीं पर जिस पर आज इनको परमिशन दी गई है। जिस प्रकार 6 राज्यों में एक साथ जो है ये परमिशन दी गई है और इस परमिशन के अंतर्गत देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है SIR की जो तारीख है वो 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो कहा जाए जिस प्रकार से काफी व्यवस्था थे, काफी प्रॉब्लम हो रही थी, काफी संख्या में वोटरों की पड़ताल नहीं हो पा रही थी। BLO ने जो है अपनी तारीख बढ़ाने की मांग रखी थी। इसके तहत जो है देखा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पत्र लिखा गया। पत्र के बाद जो है ये दिल्ली से आदेश पारित हो गया है और 6 राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और अब देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया अब 31 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची का अंतिम प्रश्न जो होगा वो अब 28 फरवरी को होगा। तो अब जिस प्रकार से तारीखें बढ़ गई हैं, अब पूरी जो वोटर लिस्ट जो है उत्तर प्रदेश की वो 28 फरवरी को जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है सामने रखी जाएगी। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे BLO की मौत के बाद, और जिस प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही थी कि वोट जाएंगे, तो इसी के तहत जो है ये कदम जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये बढ़ाया गया था। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी में SIR की समय सीमा बढ़ाई गई। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपेश शर्मा जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि SIR जो है क्या वास्तव में इसे पलायन से जोड़ा जा रहा है? क्या वास्तव में SIR एक नियमावली बनाई जा रही है SIR के माध्यम से जिससे पलायन रुकेगा? और यदि मान लिया जाए आप पलायन रोक भी रहे हैं, तो जैसे अभी हमारे माननीय चौधरी जी ने कहा कि क्या आप वास्तव में जो पलायन कर चुका व्यक्ति है उसको यहाँ वापस स्टेट लेकर आएंगे? कितने मिनटों के लिए या कितने मिनट्स के लिए लाते हैं वो तो 2027 के चुनाव के समय में आपको मालूम चल जाएगा कि बसें भरी जाएंगी, गाड़ियां भरी जाएंगी, गाड़ियां बुक की जाएंगी जनता के टैक्स के पैसे से। ये सारा जो घटनाक्रम फिर से होगा और इन्हें भरकर वापस यहाँ लाया जाएगा 2-3 घंटे के लिए बटन दबाने के लिए और फिर वापस छोड़ दिया जाएगा। शायद यही होना है असल बात। तो खैर, अगर ये तो हमारी पलायन पर कोई काम नहीं हो रहा है सीधे, और कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सब पलायन के लिए नहीं हो रहा है, सब सिर्फ एक वोट बैंक के लिए हो रहा है। में क्या किसी तरीके से मदद करेगा? और दूसरी बात ये है कि आप चलिए माना आप किसी तरीके से SIR को पलायन से भी जोड़ रहे हैं, तो एक मुद्दा तो आपने पलायन का इसके साथ जोड़ा। अच्छा दीपेश जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी आपने कहा कि इन लोगों को बसों में भरकर लाया जाएगा, ये कैसे आपने मान लिया? चलिए हम ये भी मान लेते हैं इनसे वोट डलवाने के लिए इनको बसों में भरकर लाया जाएगा। अगर आप वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो जिसको लेकर आ रहे हैं क्या वो आपको ही वोट देगा? क्या ये कोई सुनिश्चित है कि कौन किसे वोट देगा? ये तो होता ही आया है मैम आज तक। तो गरिमा जी, आज तक होता आया है। आज तक आप देखिए, कभी भी देखिए, आप किसी भी चुनाव में देखिए, कभी भी कोई भी चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया। और मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था कि SIR क्यों, ASR क्यों नहीं? आप ASR पे रुकिए ना। आपको कौन मना कर रहा है? आप SIR जा क्यों रहे हैं? अगर आप SIR जाएंगे तो विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा। और आप इसको पलायन से जोड़ रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आप इसकी फुल फॉर्म भी देखते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो युद्ध स्तर पर बनाई है, और आप उसमें सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं की जनगणना को, सूची को करेक्ट कर रहे हैं। और आपको ये डर हो चुका है अब 2025 में, आपको ये ख्याल आ रहा है कि कहीं बाहर का व्यक्ति जो किसी असंवैधानिक तरीके से जो है यहाँ पर वोटर ID कार्ड बना के तो नहीं बैठ गया, वो 2025 में आपको समझ में आ रहा है। आज से पहले क्यों नहीं आपको समझ? लेकिन ये वाला विरोध तो कभी किसी ने नहीं दिखाया कि भाई, किसी ने ये कहा ही नहीं कि 2025 ही क्यों या 25 में ही क्यों। आप तो सीधा कह रहे हैं SIR नहीं चाहिए। जो भी विपक्षी हैं, मैं आपकी बात नहीं, मतलब विपक्षियों की बात करिए, कांग्रेस भी यही कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने विजन को, अपनी बात को क्लियर कट रखिए। SIR है तो उसको आप पलायन से मत जोड़िए। अगर आप उसको पलायन, ये कोई पलायन को बचाने वाली नीति नहीं है।
सबसे पहले आप ये जुमलेबाजी खत्म कीजिए, ये जो घुमा देते हैं ना आप उत्तराखंड के एक मुद्दे नहीं पर तो बात नहीं उनका करते ये हैं। कहना है कि एसआईआर सही तरीके से हुआ तो एसआईआर के माध्यम से उन सारे लोगों की सूची निकल आएगी और उसके बाद उस सूची पर काम करेंगे कि भाई ये लोग हैं, ये लोग प्लान करके गए हैं, अब इनको वापस लाने का काम होगा। एसआईआर तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, उसके बाद जो रिपोर्ट, जो डेटा आएगा उस पर काम करने के लिए पलायन का मुद्दा छिड़ा है। वो डेटा, उस डेटा की इंटीग्रिटी पे भी मेरा एक सवाल या निशान है। ये जो एसआईआर की रिपोर्ट बन रही है या बनेगी, ये फिर से किसी ठेकेदार को दी जाएगी, तो क्या गारंटी है कि वो एसआईआर की इंटेग्रिटी जो रिपोर्ट है वो उसकी इंटेग्रिटी 100% एक्यूरेट? देखिए दीपेश जी, मैं बस इतना कहूंगी कि अभी आपने कहा कि चुनाव तो हमेशा से ऐसे ही होते चले आए, तो अब आप यूकेडी के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपके समय में भी ये हो रहा था, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल हैं और अभी मुख्य रूप से पूर्णतः सत्ता में भी नहीं आए। लेकिन अगर कांग्रेस भी यही बात बोलती है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आपके वक्त भी चुनाव में यही हो रहा था, बस उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रोसीजर्स को एक नया नाम दे दिया, आपके वक्त में शायद कोई और नाम रहा होगा। तो अगर इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने पर आ जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। सवाल उठाना बनता है, क्योंकि आप एसआईआर को पलायन से जोड़ रहे हैं। आप पलायन से कैसे जोड़ सकते हैं उसे? आप सीधे बोलिए ना कि आप अपने 2027 के आपका जो मंसूबा है उसे कामयाब करने में आप लगे हैं। आप पलायन से जोड़कर या 6000 लोगों को वापस लाए, इस तरीके के स्टेटमेंट देकर आप किसी भी तरीके से ये इसको मत दबाइए कि आपका एक्चुअल मोटो क्या है। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए एसआईआर से जोड़ने का पता नहीं आपने किस तरीके से उस चीज को समझा, लेकिन एसआईआर के भाई एसआईआर से एक फिल्टर होगा, उससे जो डेटा आएगा उसके बाद उस डेटा में आपके क्षेत्र की समस्या, आपके प्रदेश की पलायन समस्या, इसलिए पलायन पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया, इसलिए पलायन पर काम हो रहा है, उसमें जोड़ने जैसी क्या चीज है? एक फिल्टर होने के बाद जो चीजें सामने आई, कैटेगराइज हो गई, उसके बाद उस पर काम शुरू हो रहा है, तो क्या पलायन और एसआईआर को कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है? ना किया जा रहा है, पता नहीं है गरिमा है, मतलब गरिमा जी मतलब है। हाँ, नहीं कैसे? देखिए पलायन की समस्या जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो ये कहा जाता है कि पलायन उत्तराखंड के लिए बड़ी समस्या है, तो एसआईआर के सामने आने के बाद, उस डेटा के सामने आने के बाद ये होगा कि भाई इतने लोग यहाँ से थे तो उन लोगों पर काम करने की बात हो रही है, क्या गलत हो रहा है इसमें? गरिमा जी इसमें कैसे काम करेंगे? चलिए आपसे पूछते हैं उन लोगों पर, चलिए हम विपक्ष से पूछते हैं, आपसे तो क्यों हम नहीं, वो तो सत्ता पक्ष ने बताया ना, वो सत्ता पक्ष ने बताया कि हम किस तरीके से इतने सारे लोगों को वापस लेकर आएंगे, हम रोजगार के माध्यम देंगे। पलायन का सबसे बड़ा कारण रोजगार होता है, लोग सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए ही मोस्टली, आपके खुद उत्तराखंड के आंकड़े कहते हैं कि इसी वजह से लोग छोड़कर जाते हैं, तो अगर उसके संसाधन आप देंगे तो कोई क्यों जाएगा घर छोड़कर? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए आप ही के बेसलाइन पे हम चलते हैं। आप एसआईआर किया, आपके पास एक रिपोर्ट आई, यू गॉट योर डेटा रेडी, करेक्ट? उसके बाद में डेटा रेडी होने के बाद में क्या करेंगे? आप वो जो पलायन किए हुए लोग हैं उनको पकड़ पकड़ कर यहाँ लाएंगे और सरकारी नौकरियां देंगे? क्या करेंगे, क्या विजन है? अब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को जोड़ने दीजिए, फिर उससे जवाब जरूर लेंगे। बाकी उनकी ओर से यही बताया गया। सवाल है कि एसआईआर क्या वास्तव में पलायन रोकने की नीति बन चुका? आप पहले नीति बनाइए पलायन कैसे? ठीक है, पहली बात तो चलिए कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि यानी पलायन को लेकर नीति स्पष्ट नहीं है, आपने सिर्फ एक नया मुद्दा एसआईआर के साथ जोड़ दिया। ठीक है राजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले डोभाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो एक भी बार नहीं बोले, बस उनको सुनते हैं, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आपके साथ ही आती हूँ। डोभाल साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई एसआईआर और पलायन को छोड़ने का कोई कारण है? सत्ता पक्ष इंटेंशनली ये कदम उठा रहा है, और पलायन की चिंता पहले क्यों नहीं हुई? अब एसआईआर के बाद ही क्या पलायन खत्म हो सकता है? ये तो पहले भी उस पर काम हो सकता था, हालांकि बातें हमेशा हुई हैं और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय पे पलायन नहीं था, ये शुरुआत वहां से हुई, अब बढ़ता जा रहा है। गरिमा देखिए बड़ा गंभीर सवाल है पलायन का, और उसको बहुत हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप पीछे देखिए हमारे यहाँ एक पूरी कमिश्नरी पलायन कर गई, वो वहाँ कोई बैठता नहीं है, उस कमिश्नरी पे एक रोडवेज का अड्डा नहीं है, और उन्हीं इसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री रहे हैं मोहन सिंह गांववासी, वो लंबी भूख हड़ताल उन्होंने की कि भाई यहाँ डॉक्टर बैठाओ, यहाँ कमिश्नर बैठाओ, यहाँ डीआईजी को बैठाओ, लेकिन ये कोई सरकार नहीं बैठा पाई अब तक, वो भी पलायन है। क्यों हमारे, आप अगर पलायन की आपको चिंता होती है, आप कहते हैं कि भाई जितने हमारे
जो जिन जनपदों के जो विधायक हैं उन जनपदों में उनके लिए आवास की व्यवस्था वहां पर हम करेंगे। वो जिला मुख्यालय पर रहेंगे और वहां के लोगों की समस्या होगी, वो वहां पर अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ेंगे और अधिकारी से उस काम को कराएंगे। वो काम भी आप नहीं कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है और वो गंभीर उस पर है सबसे भारतीय जनता पार्टी का, कि किस तरह से के वोटर को आकर्षित करना है, उसको अपने उस पर कब्जा करना है, उसको बनाना। हमने देखा है, आपने भी दिखाया, हमने दिखाया कि किस तरह से ट्रेनें भर के जाई गई, किस तरीके से लोग महिलाओं को 10-10 हजार रुपए वहां चुनाव के एंड टाइम पर बांट सके। ये वही योजना है। ये उससे आगे बढ़ कदम है कि पलायन रोक के उस पर आप पलायन रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे थे थपलियाल जी। अरे वहाँ वो लोग 4-4 महिलाएं प्रसूता बिना डॉक्टर के उसके मर रही हैं। लोग अब शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहाँ आप बाग लगा हुआ है, सुअर वहाँ लगा हुआ है और सारी ये समस्याएं वहाँ पर हैं। पानी वहाँ पर मिल नहीं रहा है, आपका ध्यान उस पर नहीं है। इनकी गंभीरता है चुनाव वोट पे। और ये बात सही है, ये बजट अगर कम होगा तो सरकार पे असर पड़ेगा उसका। अगर वो आबादी हम पहले खो चुके हैं, 2-3 सीटें कम हो चुके हैं हम पहाड़ पे विधायक, तो उतना बजट तो पहाड़ का हुआ तब वो उस पलायन पर नहीं बात करते ये कि कैसे वो। और ये सीधा सीधा आने वाला जब समय होगा, ये जो ये विधानसभा सीटों का जो परिसीमन होगा, अब लोग मांग कर रहे हैं ना उस पर परिसीमन को लेके, कि ये था कि कोई एक भारतीय जनता पार्टी का किसी एक सांसद ने पार्लियामेंट सदन में ने उठाया कि भाई ये संविधान में संशोधन करो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो। नहीं तो संविधान में तो ये व्यवस्था है कि आबादी के आधार पर होगा। तो अगर आप पलायन रोकने की चिंता आपको होती तो आप उसमें कोई व्यवस्था बनाते। वो भी हम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा में हम सुधार नहीं कर रहे हैं। लोग डॉक्टरों वहां देखो, एक चिकित्सालय उप चिकित्सालय घनसाली में कितने दिनों से लोग बैठे, 4 महिलाएं मर गई वहां पर बिना डॉक्टर के। ये सरकार पे कोई चोट नहीं लगे, लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इनका आपका ये जो पलायन आयोग है वो खुद पलायन कर गया, उसका कहीं पता नहीं चला कब वो कब गया कब कहाँ चला गया। वो खुद पलायन है, उस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये हमारे उसका जीने मरने का सवाल है, ये इतना हल्का सवाल नहीं है। लोग रोजगार के लिए जाएंगे, सभी जगह के जाते हैं, जिसको जहां मिलते हैं वहां जाते हैं। हमारे बच्चे भी गए हुए, लेकिन पहले जब पहले नहीं था, लोग अपने तीज त्योहार पे गाँव ही आते थे, दिवाली मनाने गांव आते थे, होली के लिए गांव में ही आते थे, सब आते थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि गांव में ये स्थिति है तो उसके लिए भी नहीं आ रहे हैं। अब ये चिंता इनको हो गई है कि इस वोटों का जो ये हिसाब किताब है इसको कैसे करें, और सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान है। नहीं तो आप कोई योजना का घोषणा कीजिए ना उसमें कि हम आपके गांव के लिए ये करने जा रहे हैं। ठीक है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 2027 का नक्शे, उसी पर सारी घोषणाएं उसको लेके चल रही हैं। और ये मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से उस काम को करेगी। इनके पन्ना प्रमुख उसमें लगे हुए हैं, सब पन्नों से वो ढूंढे जा रहे हैं कौन कहाँ है, उनके नंबर सब इनको मिल जाए। वो मैकेनिज्म उनका बहुत अच्छा है, इससे दूसरे लोगों को सीखने की जरूरत है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। राजेंद्र चौधरी जी कुछ कह रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं ये कह रहा था गरिमा कि पलायन अभी जैसे वैसे तो डोभाल जी ने कह दी, लेकिन मैं उसे एक सच्चाई के आधार पर कहना चाहता हूँ। क्योंकि जिस गांव का मैं मूल निवासी हूँ वहाँ से 25% लोग, क्योंकि उनके बच्चे बाहर नौकरी में चले गए, वो अपने बच्चों के पास चले गए, ताले लगे में। मैं 1-2 दिन में जब जाऊंगा तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के भी भेज दूंगा। और पहाड़ की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ से चुन के आए, जब वही अपना गांव घर छोड़ के यहाँ देहरादून में हल्द्वानी में बस गए, तो जो आदमी पिछले 20 साल
25 साल से 30 साल से दिल्ली में या किसी और शहर में सेटल हो गया, जिसे यहाँ कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, जो नौजवान उत्तराखंड में अभी है, चाहे वो प्लेन्स में या पर्वतीय क्षेत्रों में है, जब उसे रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये इन लोगों को कौन सा धोखा दे के न ला रहे? मेरी समझ में सवाल यही नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। अगर 10-20% लोग भी इनके झांसे में आ गए, चूंकि इनके पास जो है एक बहुत बड़ी टीम है लोगों को मिसगाइड करेगी, अंधभक्त बनाने की। अरे साहब, धामी जी ने जो है रिवर्स प्लान का काम शुरू कर दिया, और दाजू वहां चलो और वहां ये करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर 10% भी आ गए 20-25 लाख में से 2-2.5 लाख, उन्हें ये अपने हिसाब से जो है बनाएंगे, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000, फिर उन्हें बसों में भर लाएंगे, वोट डल जाएंगी ना। उसके बाद रिवर्स प्लान, ना उसके बाद प्लान, ना उसके बाद नौकरी, ना उसके बाद बिजनेस, कुछ ठीक है। नहीं तो देखिए, लेकिन राजेंद्र जी, ये तो सभी पार्टियों का हाल रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी, मैंने मैं खुद नहीं। और दूसरा सुनिए, एक सवाल मेरे मन में भी है कि हम सब जब रैलियां, चुनाव से पहले अभी रैलियां शुरू होंगी, कांग्रेस भी रैली करेगी, बीजेपी भी रैली करेगी, सब अपनी अपनी रैली करेंगे। कभी ऐसा किया ही नहीं है। नहीं, बीजेपी इस बात को स्वीकार करेगी। उन्होंने कब कहा कि उन्होंने ऐसा किया? एक बात बताई जा रही है कि रैलियों में देखिए कितनी भीड़ होती है, बसों में भर लोग लाए जाते हैं, जनसभाओं में आप देखिए तांता लग जाता है लोगों का, लेकिन ये वोट में कभी तब्दील नहीं होता। गरिमा, देखिए, हमने ये कहा था भाजपा की ही सरकार थी, सबसे बड़ा रिवर्स प्लान हुआ कोविड में, और वो तमाम देश से भी और विदेश से भी उस यूथ को हमने अपील की सरकार से, भाजपा से, कि इसको रोको, इसको मनरेगा में आप काम दीजिए, नहीं दिया, छोड़ के आए यहाँ लगे। आप चमोली का और जो सिपाही है, सिपाही भर्ती है, उसको यहाँ हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में क्यों भेज रहे हैं? आप रहने दीजिए उसको चमोली में, वो अपने गांव से भी नौकरी कर सकता है। आप वहाँ के शिक्षक को यहाँ ला रहे हैं, हरिद्वार के शिक्षक को चमोली भेज रहे हैं। ये पलायन कौन करा रहा है? आप उसको, जो हमारे जो नाते रिश्ते होते हैं पहाड़ पे, वो उसके जितना उनकी लिहाज होती है, वो तो दूसरी, या तो पेशेवर हो जाते हैं, वहाँ वो हमारा ताऊ होता है। हाँ, ठीक है। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको राजेंद्र जी को कंप्लीट करने देते हैं। ठीक है, ढोभाल साहब लौटेंगे। राजेंद्र जी, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, गरिमा, हुआ क्या कि जो समूह गय की नियुक्तियां होती हैं, उसमें सिपाही है, अध्यापक है, ड्राइवर है, चपड़ासी है, पटवारी है, अमीन है, जो यानी 4th क्लास के स्टेटस के जो लोग हैं समूह गय के, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने समूह गय श्रेणी 4 के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी अंतर जनपदीय नियुक्तियां की है, उनके अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए हैं, और बाकायदा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने पूरे जो है ढांचे को। जो डोभाल जी कह रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर मेरे क्षेत्र का व्यक्ति मेरे ही क्षेत्र में नियुक्त होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप देखिए राजस्थान में क्यों कम है क्राइम। राजस्थान में ASI स्तर तक का जो पुलिस का कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर 3 स्टार तक वो अपने ही जिले में नियुक्त रहता है। 3 स्टार बनने के बाद वो उस थाना क्षेत्र में नहीं रह सकता जहाँ का वो मूल रहने वाला है। तो वहाँ उसका जो है सोशल पुलिसिंग हो रही है। हमारे यहाँ इन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया। टीचर्स के लिए भी ऐसा ही हो रहा है। जो यहाँ का नारसन का रहने वाला है उसकी ड्यूटी तो चंपावत में है, और जो चंपावत का रहने वाला है उसकी ड्यूटी है रुड़की में। ऐसे ही लेखपालों का है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने डोभाल जी, मैं इसके लिए आपको साधुवाद दूंगा। और इससे बहुत बड़े हद तक पलायन भी रुकेगा, लोगों में एक उमंग उत्साह भी आएगा युवाओं में। सरकार इन चीजों पे गरिमा बिल्कुल, मैं यानी ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी सरकार का थोड़ा बहुत उनका भी रहा होगा। ये एक पैटर्न मान लिया आपने। हाँ, मैं तो मान लेता हूँ हमेशा। हाँ, मैं सही बात को मानता हूँ और गलत बात का हमेशा विरोध करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये हम चाहते हैं कि जैसे अब आप के न्यूज में
तो आप प्रयास करेंगी ना कि के न्यूज यूपी का, उत्तराखंड का, देश का सबसे अच्छा चैनल हो। बिल्कुल। ऐसे जब हम समाज के लोग हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए, हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है इंडिया का टॉप मोस्ट स्टेट बने, और इसमें बनने की संभावना भी है। अगर हम अपने अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 500 से ज्यादा है। अगर हमारी सरकार ने इस दिशा में काम किया होता तो 1,50,000 लड़का तो ऐसे ही वापस आ जाता है यहाँ इस रोजगार के लिए। लेकिन है क्या, यहाँ खनन दे दिया इन्होंने किसे, गुजरात की कंपनी को। पहाड़ में और बहुत सी चीजें अभी दी जा रही हैं। वहाँ ये जो आपका सोलर पावर है, ये बाहर के लोगों को दे दिया। अरे भाई, आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को अधिकार दो, उनकी सहभागिता लो, उन्हें इस प्रयास में उन्हें शामिल करो, सहभागिता करो कि उत्तराखंड एक अच्छा स्टेट बने। तभी तो ये संभव हो पाएगा। आपने 1 रुपया बजट नहीं किया 10 साल में। गरिमा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस राज्य का कर्ज 3 गुना हो गया, और नौकरी में, रोजगार में, पलायन रोकने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, यहाँ तक कि एंटी रेबीज नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, क्षेत्र में लेखपाल नहीं है। इन सारी चीजों पे इन्होंने काम नहीं किया। आज 70,000 और पुलिस के कांस्टेबलों की आवश्यकता है। अगर अभी आप देखो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नारसन बॉर्डर से लेके केदारनाथ तक जाम ही जाम है। ठीक है। पुलिस की कमी है। आप सारे जितनी इनकी वो हो रही है, क्या परीक्षाएं, सब लीक हो रही हैं। बच्चों को आप रोजगार नहीं दे रहे, तो वो उनके सामने पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वो दिल्ली, बंबई जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल। देखिए समस्या की जड़ अगर पकड़ी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा, तभी शायद ये चीजें खत्म हो सकती हैं। और पलायन की समस्या ही रोजगार से जुड़ी हुई है। अगर बेहतर रोजगार, बेहतर संसाधन लोगों के पास होंगे तो कोई भी अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और उसके लिए आपको संसाधन बेहतर करने होंगे, रोजगार के अवसर देने होंगे, ताकि जो युवा है खासतौर पर वो प्रदेश में रहे और प्रदेश के भीतर काम करके प्रदेश के राजस्व को बढ़ाए और प्रदेश की बाकी चीजों को भी बेहतर करेगा। तो उस लिहाज से अगर काम किया जाएगा तो शायद चीजें अच्छी होंगी। और न सिर्फ चुनावी साल में काम किया जाए, बल्कि पलायन की जनता बाकी के सालों में भी, चुनाव से पहले और चुनाव से बाद भी अगर करे, कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में आए या बीजेपी, तब शायद ये समस्या खत्म हो सकती है और इससे प्रदेश हित में काम होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।